ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हिमाचल प्रदेश की मिट्टी से यहाँ के किसानों का रिश्ता अटूट है। खेतीबाड़ी को आजीविका का साधन बना यहाँ के किसान अपनी आजीविका सुदृढ़ कर भूमि को उपजाऊ और सुंदर बनाने के प्रयास निरंतर करते रहते हैं। फूलों की खेती भी एक ऐसा ही व्यवसाय है जो बागवानी करने वाले व्यक्ति की आर्थिकी को सुदृढ़ तो करता ही है, साथ ही जहां भी पुष्प की खेती की जाती है उस स्थल को महकाता है और पहले से अधिक सुंदर बनाता है। आज हम जानेंगे एस्टोमा के फूलों की खेती के बारे में। एस्टोमा के फूलों की खेती का कार्य बिल्कुल नया है, क्योंकि बाकी फूलों की खेती कार्नेशन विधि से की जाती है, लेकिन एस्टोमा पुष्प की खेती बीज विधि से तैयार की जाती है। इसका रिसर्च सेंटर कंडा घाट में है। कई विख्यात कंपनियों द्वारा एस्टोमा पुष्प के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। कुछ वर्षों से भारत भी इसका अच्छी गुणवत्ता वाला बीज तैयार करने की कोशिश में लगा है। एस्टोमा पुष्प के तैयार होने का समय, इसे काटने पर कैसे स्टोर करना है, कितने दिन तक ये ताज़ा रहते हैं, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की वैज्ञानिक से। इस पुष्प की खेती पिछले 3-4 वर्ष से जो है हमने यूनिवर्सिटी, हमारा जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन है, उनका सेंटर कंडा घाट में
हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है और साथ में हमारा एक यहाँ पर क्षेत्रीय बागवानी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। तो यहाँ पे हमने एक नाबार्ड बैंक से एक परियोजना जो थी इस पे एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया था, जिसमें हमने उनको प्रपोज़ किया था कि हमारे को भाई इस कट पुष्प पे जो है इसकी खेतीबाड़ी की जो सारी क्रियाएं हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे को कुछ इसमें फंडिंग दे। तो उन्होंने बैंक वालों ने हमारे को लगभग 10 लाख रुपया जो है इस पुष्प पे काम करने के लिए हमारे को उन्होंने ग्रांट दी है। तो पिछले लगभग 2 वर्षों से हमने ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल के सोलन ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में, खास करके जो चायल के आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने 8 से 10 जो बागवान हैं उनको जो है ये इस पुष्प के बारे में उनको हमने बागवानों को अपने साथ मिलाया है। और इसका जो इस पुष्प का जो बीज है वो हमने बाहर से मंगवा के, बाहर से इंपोर्ट करके और उसको अपने यहाँ पे संस्थान में तैयार करके हमने आगे उनको जो है ये बीज थोड़ा बांटा है। और थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अपने स्टेशन पे यहाँ कंडाघाट में जो हमारा रिसर्च सेंटर है यहाँ भी हमने इस पे जो है शोध कार्य चला रखा है। इस पुष्प की खेती के बारे में अगर हम विस्तृत बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कट फ्लावर है ये हिमाचल प्रदेश के हमारे पुष्प उत्पादकों के लिए बिल्कुल एक नया पुष्प है। और इस पुष्प का जो मुख्य एक इसका अट्रैक्शन ये भी है कि बाकी हमारे मैक्सिमम जो कट पुष्प हैं वो वेजिटेटिव प्रवर्धन से या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, या तो हम उनकी कलमें लगाते हैं या बाकी उनकी कोई किसी के बल्ब लगाते हैं। ये एक ऐसा मात्र कट पुष्प है जिसको हम जो है बीज विधि द्वारा मुख्य रूप से तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो अच्छी जो संकर किस्मों का बीज है वो कहाँ से उपलब्ध होगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पुष्प है पिछले विश्व व्यापार जगत में लगभग पिछले 30-40 वर्षों से एक प्रमुख कट फ्लावर के रूप में बिक रहा है। और इसका जो मुख्य जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है वो जापान में है। जापान में जो है इसकी खेती पिछले लगभग 50 वर्षों से व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। और हमारे यहाँ हिमाचल में अभी पिछले खाली 4-5 वर्षों में हमने कुछ शुरुआती प्रयोगों के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। जापान में जो मुख्य इसकी जो एक प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है स्काटा सीड, जो बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इसका बीज जो है इसकी ब्रीड करती है और इसकी उन्होंने बहुत सारी किस्में जो हैं डेवलप कर रखी हैं। और इसके अलावा एक और कंपनी है मियोशी। तो जो मियोशी कंपनी है, इन दोनों कंपनियों का जो संकर जो यूस्टोमा बीज है वो बहुत प्रख्यात है और पूरे विश्व भर में जो है इनका ये जो सारी जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी डिमांड में रहती हैं। तो हमने जो पहले साल में तो स्काटा का जो इनकी जो अच्छी वैरायटीज़ थी, जैसे इको डबल सीरीज़ थी, रोशिटा सीरीज़ थी, फ्लेमेंसो सीरीज़ थी, तो इनके कोई 10-12 रंगों की जो वैरायटीज़ थी हमने जो मंगवाई थी और वो ले आके हमने यहाँ पे अपने सेंटर में भी बीज तैयार किया। और इसका एक और मैं आपको बड़ा एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा कि जब हमने अपने चायल के महोक के बागवानों से इस पुष्प के बारे में चर्चा की तो उन्होंने इमीडिएटली जो है वो अपने लेवल पे भी, जो तो हमने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बीज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा वो तो अलग से बात थी, पर किसानों ने अपने लेवल पे भी लगभग 30,000 दाने पहले साल में ही वो अपने लेवल पे 2 किसानों ने 15-15 हज़ार बीज मंगवा के, और वो कुछ बीज जो हमने यहाँ अपने सेंटर पे तैयार किया और वही सेम वैसी ही विधि जो है हमने किसानों के खेतों तक भी, वहाँ महोग में भी ये यूस्टोमा का जो स्काटा का कंपनी का पहली बारी बीज आया था तो उस दिन वहाँ पे उत्सव का माहौल था। उन्होंने सब लोगों ने जो है बड़े उत्सुकता से जो है अपने पहली बारी प्लग ट्रेज में डायरेक्ट इसका बीज बीजा और वो बीज जो है उसके कोई 2-2.5 महीने बाद जब इसकी वो पूरी सील्डिंग जो इसकी पनीरी तैयार हो गई तो फिर हमने पॉली हाउसेज में ट्रांसप्लांट करवाया। वैसे ही यहाँ कंडाघाट में भी हमने जो है इसकी पनीरी और बीज से तैयार करा के हमने ये पौधे जो हैं आगे किसानों को बांटे। इसके अलावा जो दूसरे साल के लिए हमने जो थोड़ी सी कमियाँ पहले साल की खेती में पाई कि वो जो स्काटा वाली वैरायटीज़ थी उनमें थोड़ी सी जो स्टेम लेंथ थी या पुष्प कट जो डंडी हम फूल की डंडी काट के मार्केट में बेचते हैं उसकी जो लंबाई थी वो थोड़ी सी औसतन थोड़ी मार्केट के जो डिमांड के हिसाब से थोड़ी सी कम पाई गई। तो जो मार्केट रिस्पांस को देखते हुए हमने अगले साल जो है मियोशी की कुछ 10 वैरायटीज़ जो हैं वो हमने स्पेशली उनका बीज इंट्रोड्यूस किया और वो जो बीज ले आके हमने वो मियोशी की वैरायटीज़ का जो है सील्डिंग्स तैयार किए और वो हमने फार्मर्स को बांटे। तो उनकी वैरायटीज़ का जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया है। खास करके उसमें जो ये पर्पल रंग की, पीले रंग की, एक पर्पल रंग की वैरायटी थी पर्पल फ्लेमिंगो, पीले रंग में एक थी गैवेट येलो, उसके बाद एक वैरायटी लाल रंग की थी नाइटिंगेल, ये उसके बाद पिंक रंग में एक लूना रोज़ वैरायटी थी। तो ऐसी जो 4-5 वैरायटीज़ थी इनकी स्टेम लेंथ फार्मर्स के खेतों पे काफ़ी बढ़िया आई है। और ख़ास करके जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे,
तो यहाँ पे जो अभी तक हमारे को रिस्पॉन्स इस क्रॉप के कल्चर से मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यूस्टोमा मुख्य रूप से ये ग्रीन हाउसेज में लगने वाली क्रॉप है। जैसे हम कार्नेशन की खेती करते हैं, ऑलमोस्ट इसका जो कल्चर है, जो इसकी खेती है, वो कार्नेशन की खेती की तरह ही है, पर इसमें जो मुख्य अंतर है वो ये है कि हम कार्नेशन में जो है कलमों का प्रयोग करते हैं और कलमें जो हैं वो हमारे को कंपनियों से प्राप्त होती हैं, पर इसका जो मुख्य वो है वो हम बीज से जो है यूस्टोमा की खेती की शुरुआत करते हैं। बीज जो है वो कंपनी से आएगा, कंपनियों से अगर हम बढ़िया बीज मंगवाते हैं तो हमारे पास जब बीज पहुंच जाता है तो हमने उसको उसके दो तरीके हैं बीज को तैयार करने के। या तो हम उनको डायरेक्ट प्लग ट्रेज में, ये जो बीज आता है ये पेलेटेड सीड होता है, इस पर सीड पे कोटिंग चढ़ी हुई होती है, तो उस कोटेड सीड को आप एक एक दाने को जो हमारे जो 98 खाने वाली जो प्लग ट्रेज या प्लास्टिक प्रो ट्रेज आती हैं उसमें आप बढ़िया जो छना हुआ बिल्कुल गोबर की खाद, जंगल के लिए पत्तों की खाद, थोड़ी सी कोकोपीट और थोड़ा सा रेत, इसमें ये 3-4 चीज़ों का मिश्रण अगर हम मिलाएं तो इसको छान के ये जो जितने भी जो प्लग ट्रेज के खाने हैं उनमें ये मिक्सचर डालें और उसके बाद एक एक दाना जो है वो प्लग ट्रेज के सेंटर पे रख दें। इस बीज को हमने ढकना नहीं है क्योंकि इसको लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, और अगर हम इसको दबा देंगे तो फिर हमारी जर्मिनेशन बड़ी ख़राब होती है। बीज को उगने के लिए जो है लगभग 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर बड़ा अति उपयुक्त है। मिनिमम टेम्परेचर जो है रात का वो 15-16 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी जो है 25-26 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है बीज जो है 8वें से 10वें दिन जो है वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। ये वो वैसी अवस्था है जब हमारे को बीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर इस वक्त कहीं हमने जो पानी या बिल्कुल जो पानी हमने देना है वो बिल्कुल ही फाइन मिस्टिंग करनी है उसमें, ताकि मोटा पानी बीज के ऊपर ना पड़े। ये बड़ा क्रिटिकल समय है बीज की जो है शुरुआत या उसकी सक्सेस के लिए। एक बारी बीज जब फुटाव पे लेता है तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो जड़ बनती है, जो मिट्टी में घुसता है, अगर उसकी जड़ ठीक तरह से स्थापित हो जाती है और ऊपर से जो शूट वाला पोर्शन जब स्प्राउट करके बाहर आता है तो एक बारी वो जो शुरुआती 2 पत्ते बन जाते हैं तो उसके बाद जो है वो पौधा चल पड़ता है। ये 4-5 दिन अगर इस पौधे का बीजों का खास ध्यान नहीं रखा तो हमारा नुकसान हो सकता है। उसके बाद शुरुआती दौर में ये पौधा धीमी शुरुआत करता है, इसकी स्लो ग्रोथ होती है। जब आपके 2 पत्ते जो हैं जब आपके लगभग महीने भर के हो जाते हैं, उसके बाद आप इन पत्तों पे लिक्विड जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे अपने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का मिक्सचर है 19-19-19 या कैल्शियम नाइट्रेट, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपने वो पानी में मिला के उनका स्प्रे हर 4-5वें दिन के बाद इनको करना है। लगभग 2-2.5 महीने बाद जब आपके 3 पेयर में जो है 3 पेयर ऑफ लीव्स जो हैं इस पनीरी के बन जाते हैं, तो ये हमारी पनीरी लगभग बीज लगाने के 70 दिन बाद जो है वो खेतों में प्रत्यारोपित अपने पॉली हाउसेज में प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार हो जाती है। पॉली हाउसेज में हमने वो वैसे ही कार्नेशन की तरह जैसे हमारी क्यारियाँ बनती हैं वैसे बनानी है। उनकी जो ट्रीटमेंट है शुरू में क्यारियों की, जैसे हम फॉर्मलिन से या एक डेजोमेट नाम की दवाई है जो हमारे फ्यूमिगेंट्स हैं, ये मिट्टी को स्टरलाइजेशन के लिए काम में आते हैं, वो वैसे ही करनी है जैसे हम कार्नेशन में करते हैं। और इसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस होगा वो 15 बाय 15 सेंटीमीटर के तौर पे होगा। लाइनें जो हैं आप 1 मीटर की लाइन पे आप लगभग 4 लाइन की प्लांटिंग भी कर सकते हैं या आप 5 लाइन की प्लांटिंग भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 लाइन वाली प्लांटिंग जो है वो अधिक सूटेबल है और पौधे से पौधे का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर होगा। तो लगभग एक जो वर्ग मीटर है उसमें आपके कोई 40 एक प्लांट जो है आप इसमें कवर कर सकते हैं। और ये पूरा जो है वो उसके लगाने के बाद जब पौधे हैं तो आपने जब पौधे स्थापित हो जाते हैं लगाने के कोई 20-25 दिन बाद, तो उसमें आपने उसकी पिंचिंग करनी है। पिंचिंग जो है वो जब आपके 3 पेयर ऑफ लीव्स जो हैं उसमें पौधे में बने होंगे तो उस स्थिति पे करनी है। पिंचिंग करने से जो है पौधों में आपके जो नीचे से शाखाओं का पदार्पण होगा और एक ही जो पौधे में है लगभग मिनिमम जो है एवरेज अगर आप देखें तो 3 से लेके 5 शाखाएं प्रति पौधा निकलेंगी। उसके बाद आगे जाके आपने पौधे की वैसे ही जैसे कार्नेशन में हम स्टेकिंग करते हैं 2 लेयर्स में स्टेकिंग करने हैं। इसका एक क्रॉप का फ़ायदा दूसरा ये भी है कि कार्नेशन और गुलदाउदी की स्टैंडर्ड किस्मों में हमारे को डिसबडिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेबर खाती है और उसमें काफ़ी हमारा श्रम जो है वो काफ़ी लगता है किसान का। यूस्टोमा का फ़ायदा है कि इसमें खाली आपने एक बारी पिंचिंग करनी है, उसके बाद आपको कोई डिसबडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग नेचर है वो स्प्रे टाइप में आता है और इसमें डिसबडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो शूट्स हैं उनको आपने आगे जाके उनमें ग्रोथ इनकरेज करनी है और बाकी जो खादें वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट वैसी ही पड़ेंगी जैसी आपकी कार्नेशन में पड़ती हैं। और जब पौधे आपके 2-2, 2.5 फुट की हाइट पे आना शुरू हो जाएंगे तो उनमें फ्लावर्स आना शुरू होते हैं। उन फ्लावर्स में जब नीचे वाले जो
हर डंडी में नीचे वाले जो 1-2 फूल जो हैं आप में पूरी तरह से रंग दिखाना शुरू कर देंगे, तो वो अवस्था है जब आपको फूल डंडी को काटेंगे। फिर इसके जो 7-8 8-8 डंडियों के जो बंच बनते हैं गुच्छे में, ये बंच के रूप में बिकता है और एक एक बंच की कीमत जो है वो 70-80 रुपये प्रति बंच से लेके 250-250 रुपया प्रति बंच तक भी निकली है। हमारे किसान भाइयों को यूस्टोमा की फूलों की डंडियों का जो कटाव है या हार्वेस्टिंग है वो सुबह के समय करनी है। और जैसे ही आप जो डंडियों को काट के अपने ग्रीन हाउसेस से अपने घर के बिल्कुल ठंडे छायादार स्थान पे ले जाएं और वहाँ पे बाल्टी में जो है, पानी की बाल्टी में, जिसमें लगभग 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से चीनी अगर मिली हो, तो 2-3 घंटे के लिए उन डंडियों को है वो उस ठंडे पानी की बाल्टी में जिसमें चीनी मिली हो उसमें डाल के रखें, ताकि जो डंडियाँ हैं वो थोड़ा सा पानी उसमें पी लें। उसके बाद इन डंडियों के जो है प्रॉपर इनको आप ग्रेड करें। ग्रेड करने के बाद इनको प्रॉपर सॉर्ट आउट करके आप इनके प्रॉपर लेंथ के, स्टेम लेंथ के हिसाब से इनके बंचेस बनाएं और बंचेस बना के इनको प्रॉपर जो है गत्ते के कार्टन बॉक्सेस में पैक करके लगभग 7-7 8-8 डंडियों का जो एक बंच बनता है। और दिल्ली में जो दिल्ली फूल मंडी से जो हमारे को रिस्पांस मिला है वो बड़ा इनकरेजिंग है, क्योंकि जो ये अभी तक जो यूस्टोमा अपने भारत में आता है, दिल्ली में बिकता है, वो सारा बाहर से इंपोर्ट होके आता है। मुख्य रूप से चाइना से या थाईलैंड से जो है ये यूस्टोमा आता है। तो हमारे जो आड़तियों का जो रिस्पांस ये बोलता है कि अगर ऐसी वैरायटीज़ हमारे किसानों को मिल जाएँ जिनकी स्टेम लेंथ थोड़ी लंबी हो और डंडी की मोटाई ठीक हो, तो वो वैरायटीज़ जो हैं वो इस हमारी जो चाइना वाली वैरायटीज़ है उनके साथ कंपेयर कर सकती हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो मियोशी की वैरायटीज़ हमने सेकंड ईयर में इंपोर्ट की थी, उनकी स्टेम लेंथ कुछ वैरायटीज़ की बहुत अच्छी है और वैसी वैरायटीज़ हम आगे भविष्य में भी इसमें शोध कार्य की काफ़ी स्कोप हैं और हम अगर वैसी वैरायटीज़ सेलेक्ट करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो वैरायटीज़ जो हैं अच्छा जो हमारे किसानों को है वो अच्छे भाव, अच्छे रेट दे सकते हैं। औसत के रूप में अगर देखें तो जो 70 से 80 रुपये प्रति बंच के हिसाब से लेके लगभग 250-250 रुपये प्रति बंच हमारे किसानों ने दिल्ली में शुरुआती ये 2 सालों में बेचा है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और आगे चल के हमारे बाकी किसान भी ये काम जो है इसकी खेती को अपना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक रही कि कौन से एरियाज़ में इसकी खेती होनी है, हमने तो मिड हिल्स में जो है इसकी खेती जो ऑलरेडी ट्राई कर रखी है। ये एरियाज़ ठीक हैं, पर यहाँ पे भी ऐसे इलाके जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो और यहाँ पे कोहरे का प्रकोप होगा, तो वहाँ पौधों में थोड़ा सा गुच्छे बनने की टेंडेंसी रहती है, जिसको हम अंग्रेज़ी में रोजेटिंग कहते हैं। या फिर या बिल्कुल गर्म इलाके ऐसे हों जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लगातार ऊपर जाता है, तो वहाँ पे भी गुच्छे बनने की या रोजेट बनने की संभावना रहती है। ये स्थिति पौधों के लिए घातक है और उससे पौधा कई बार उभर के नहीं आता है। तो हमें ऐसी वैरायटीज़ का चुनाव करना है जिनमें रोजेट बनने की टेंडेंसी बिल्कुल कम हो और जो हमारे एरियाज़ हो वहाँ पे कुछ उनका जो क्लाइमेटिक जो लोकेशन है वो वैसा होना चाहिए कि रोजेट्स हमारे ना बने। अच्छा, दूसरा हमारे जो बिल्कुल मैदानी इलाकों के हमारे किसान हैं उनके लिए भी यूस्टोमा एक बहुत अच्छा कट फ्लावर साबित हो सकता है। खास करके हमारे जो बिलासपुर, हमीरपुर या ऊना के जो हमारे गर्म इलाकों के किसान हैं वो सर्दियों के दिनों में इसको एक बिल्कुल एक सिंगल क्रॉप के तौर पे भी, जैसे सितंबर अक्टूबर में इसका बीज बीजें और आगे मार्च अप्रैल में इसको तैयार करके लगभग बीज से लेके फूल आने का जो पूरा एक साइकिल है लगभग 6-6.5 महीने उसमें लगते हैं। और हमारे किसान चाहें तो निचले क्षेत्रों के किसान भी जो हम ऑलरेडी हमारा जो जैसे कार्नेशन ही हम लगा रहे हैं, तो विविधीकरण के एंगल से भी यूस्टोमा एक बहुत अच्छा जो हमारा कट फ्लावर हो सकता है। यदि आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो समझ लीजिए कि कामयाबी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत कई रंगों में आपके सामने आएगी यदि आप करते हैं एस्टोमा के फूलों की खेती। हरे पत्तों के पौधों के बीच धीरे धीरे बढ़ते रंग बिरंगे फूल लगातार आपकी आमदनी बढ़ाते जाएंगे। आप भी एस्टोमा पुष्प की खेती की पूरी जानकारी हासिल कर पॉली हाउस में इसकी खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान
उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो,